है आपका ट्रांजिएंट करंट। या क्षणिक धारा, ऐसी धारा जो बहुत थोड़े समय के लिए परिपथ में बहे। तो सर्किट में अगर कोई करंट बहुत थोड़े समय के लिए पास हो रही है उसको हम क्षणिक धारा या ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। वह धारा जो शून्य से अधिकतम अथवा मैक्सिमम से जीरो, अधिकतम से शून्य बहुत कम समय में हो जाती है, क्षणिक धारा या ट्रांजिएंट करंट कहलाती है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि सर्किट में डीसी सोर्स होना चाहिए। इसके लिए सर्किट में डीसी सोर्स यानी कि बैटरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंडक्टेंस में करंट की ग्रोथ या प्रेरक में धारा की वृद्धि व क्षय, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन इंडक्टेंस। दूसरा एग्जाम्पल, किसी कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस के द्वारा चार्जिंग और डिस्चार्ज। जब कैपेसिटर को हम किसी रेजिस्टेंस के द्वारा चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं तो जो करंट की वैल्यू है वो बहुत थोड़े से समय के लिए चेंज होगी, या तो जीरो से मैक्सिमम या मैक्सिमम से जीरो। उस टाइम वो करंट ट्रांजिएंट करंट कहलाएगी। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं किसी इंडक्टेंस में करंट की ग्रोथ।
इंडक्टेंस यानी कि L, तो कोई भी इंडक्टेंस है यानी कॉइल है तो उसके साथ साथ उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। अगर उसकी इंडक्टेंस L है तो रेजिस्टेंस हम R मान सकते हैं और दोनों माने जाते हैं सीरीज में। तो अगर किसी इंडक्टेंस को हम कनेक्ट कर दें इसकी हम रेजिस्टेंस या अलग से रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ, ये सीरीज में कनेक्टेड है L, और इसको हम कनेक्ट कर दें किसी सेल से जिसका ईएमएफ ले लिया हमने स्मॉल ई, हाँ कैपिटल ई। माना इंडक्टेंस L व रेजिस्टेंस दोनों को सीरीज में हमने बैटरी कैपिटल ई से चित्रानुसार जोड़ दी। चित्रानुसार मतलब ए का कनेक्शन बी से कर दिया। तो अब सर्किट में देखिए, अब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और सेल से करंट इंडक्टेंस L के अंदर जाने लगेगी, जो रेजिस्टेंस R के थ्रू होती है वापस सेल में आ जाएगी, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर इंडक्टेंस नहीं होता तो क्या होता कि जो ईएमएफ हमने ई लगाया है और रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें जो टोटल करंट होती आई की वैल्यू सर्किट में कितनी करंट पास होती, अधिकतम धारा आई नॉट इज इक्वल टू ई बाई आर। लेकिन इंडक्टेंस लगने से क्या फर्क पड़ेगा, जैसे ही हम ए को बी से कनेक्ट करेंगे, शुरू में तो सर्किट में करंट का मान है 0 और ए को बी से कनेक्ट करने पर करंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी और बढ़ के कितनी होना होना चाहिए, ई अपॉन आर। लेकिन जैसे करंट 0 से बढ़ेगी, इस इंडक्टेंस L के अंदर से जाने वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा। L के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और हमने पढ़ रखा है कि जब किसी कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वो उस कारण का विरोध करता है जिसकी वजह से वो उत्पन्न होता है। तो धारा का मान शून्य से बढ़ने पर प्रेरकत्व L से संबद्ध फ्लक्स बढ़ेगा और इसके अंदर
इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल ई जिसकी वैल्यू होगी -L di/dt। माइनस इसलिए क्योंकि ये करंट के बढ़ने का अपोज कर रहा है। तो अब जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट के मान का बढ़ने का अपोज करेगा तो करंट की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तुरंत नहीं हो पाएगी। जीरो से आई नॉट, अतः धारा का मान 0 से आई नॉट होने में कुछ समय लगेगा और इसी दौरान जो इसमें धारा बहेगी उसको हम क्षणिक धारा कहेंगे। तो जो कारण है इसका कि धारा को जो इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल ई प्रोड्यूस हो गया वो करंट की वैल्यू को एकदम नहीं बढ़ने देगा। वो काम करेगा एक ऐसे सेल की भांति जिसकी डायरेक्शन कैपिटल ई के अपोजिट है। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ एक ऐसे सेल की तरह काम कर रहा है जिसका प्लस कैपिटल ई के अपोजिट। तो मान लेते हैं किसी टाइम t पर सर्किट में करंट I है। माना समय स्मॉल t पर सर्किट में करंट स्मॉल I है, अतः dt टाइम करंट के मान में थोड़ा सी चेंज होगा। अब हम ओम का नियम लगाएंगे परिपथ सर्किट में। ओम का नियम लगाने पर, ओम का नियम या किरचॉफ का नियम कुछ भी लगा लीजिए, तो देखिए करंट से ऐसे सेल से करंट चली आई टाइम t पर, ये इंडक्टेंस के अंदर होके जाएगी और इंडक्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू dt टाइम में di चेंज हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई प्रोड्यूस हो जाएगा और रेजिस्टेंस R में करंट जाएगी I। स्मॉल ई की डायरेक्शन कैपिटल ई के अपोजिट है, तो ओम के नियम से नेट ईएमएफ कैपिटल ई माइनस L di/dt इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। तो हम ये देख रहे हैं कि अब एक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया वो अपोज कर रहा है करंट के बढ़ने का, और ये जो अपोजिशन होगी तो जो एक्सटर्नल सेल है एल ई वो इस अपोजिशन स्मॉल ई के अपोजिट वर्क करेगा और जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी इंडक्टेंस के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के रूप में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, टी और आई में रिलेशन। हमें ये देखना है कि किस प्रकार से धारा समय के साथ परिवर्तित हो रही है। तो आई वाली टर्म्स एक तरफ लेंगे और टी वाली टर्म्स एक तरफ लेंगे। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं।
ये हो जाएगा एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। फिर आई वाली टर्म एक तरफ ले गए और टाइम की टर्म एक तरफ ले गए, जो कांस्टेंट एल है उसको टाइम की तरफ ले। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, इधर लेफ्ट हैंड साइड में डी आई ओवर ई माइनस आई आर, यहाँ पे वेरिएबल आई है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/r इंटू लॉग ई माइनस आई आर टू दी बेस ई, या इसे एल एन भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 1/l स्मॉल t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट a, इक्वेशन 2, जहां कैपिटल A इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन सबकी समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो फॉर्मूला यूज किया वो हमने यूज किया इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू लॉग x टू दी बेस e। हमने पूरे e माइनस आई आर को x मान के कर लिया, और यहाँ पे जो वेरिएबल है i, उसका जो कोफिशिएंट है वो है माइनस आर। हमने पढ़ रखा है अगर ये हो आपका कि इंटीग्रेशन ए एक्स जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड हो जाता है, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट है माइनस आर। तो सपोज आपके पास फंक्शन है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस ए एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा x का उसको हम डिवाइड कर देंगे 1/a, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में i का कोफिशिएंट है माइनस आर, तो इसको हमने क्या कर दिया 1/-, और पूरे को हमने x मान के log e माइनस आई आर टू दी बेस e। यहाँ पर राइट हैंड साइड में dt ओवर l, तो dt का इंटीग्रेशन t। ये तो ज़्यादातर सबको आता होगा। अब समाकलन नियतांक या इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन रखनी पड़ेगी। हमें पता है कि जब समय 0 है तो करंट का मान 0 है। स्टार्टिंग में जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, ए को बी से कनेक्ट किया, तो t इजिकल टू 0 पर i इजिकल टू 0, तो ये वैल्यू हमने इक्वेशन 2 पे रख दी, माइनस 1/r लॉग e माइनस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए। तो इससे ए की वैल्यू आ गई माइनस 1/r लॉग कैपिटल ई टू दी बेस स्मॉल। कैपिटल ए का मान इक्वेशन 2 में रख देंगे, माइनस 1/r इंटू एल एन ई माइनस आई आर इज इक्वल टू t बाई
कैपिटल एल माइनस 1/r इंटू लॉग कैपिटल ई टू द बेस स्मॉल ई। इनको फिर रीअरेंज करते हैं तो 1/r कॉमन हो जाएगा और एल एन कैपिटल ई माइनस आई आर माइनस 1/r इंटीग्रेशन एल एन ई माइनस आई आर माइनस एल एन ई इज इक्वल टू माइनस T/L। ये वैल्यू आ गई एल एन ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई कैपिटल ई इज इक्वल टू माइनस आर स्मॉल टी बाई कैपिटल एन। एल एन मीन्स लॉग टू द बेस ई, ये हो जाएगा 1 माइनस आई आर ओवर ई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर एल अपॉन आर। इसको सॉल्व करेंगे आई आर ओवर ई इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस स्मॉल टी बाई एल ओवर आर को हम यहाँ पे मान लेते हैं टाउ, जहाँ टाउ इज इक्वल टू एल ओवर आर है और आई की वैल्यू आ गई ई बाई आर वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर टाउ। इक्वेशन 1 से ई ओवर आर की वैल्यू रख देंगे हम आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस स्मॉल टी बाई टाउ। तो ये आ गया करंट और टाइम के साथ में रिलेशन। जब किसी इंडक्टेंस में टाइम बढ़ता है तो करंट आई की वैल्यू इस प्रकार से परिवर्तित होती है। इक्वेशन नंबर 4, जहां टाउ इज इक्वल टू एल ओवर आर टाइम कांस्टेंट एल आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट हिंदी में इसे बोलते हैं कालांक कहलाता है। क्योंकि टॉ का जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है, टॉ की यूनिट सेकंड होती है। तो अगर आप देखें तो टॉ की जो अगर हम यूनिट निकालें तो टॉ की यूनिट जो होगी एल की यूनिट, एल मतलब इंडक्टेंस हेनरी ओवर ओम।
और इनकी वैल्यू अगर आप रखेंगे तो सेकंड आ जाएगा। हेनरी, अभी जैसे ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। तो E तो हो गया वोल्टेज और डी आई ओवर डी टी एम्पियर पर सेकेंड, तो वोल्ट प्रति एम्पियर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई ओम, यानी आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सेकेंड आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम टाइम कांस्टेंट या कालांक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब इक्वेशन 4 से क्या पता लगता है? समीकरण 4 बताती है कि स्मॉल टी बढ़ने पर स्मॉल आई धारा का मान एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। कैसे? जब t की वैल्यू 0 है तो i इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर हो जाएगा कितना? 0। दैट इज 0। और एट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तब i इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस में, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल t बाई कैपिटल T। तो जब t की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो e की टर्म इनफाइनाइट होगी और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है। ये अप्रोच कर जाएगा आई नॉट की। ग्राफ से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने करंट ले लिया। ये डॉटेड लाइन शो कर रही है मैक्सिमम करंट आई नॉट को। तो स्मॉल आई का मान टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। तो ये शो करता है इंडक्टेंस में ग्रोथ ऑफ करंट। अब धारा की वृद्धि की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डी आई ओवर डी टी। इक्वेशन 4 को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई नॉट 1 माइनस 1 ओवर टॉ ई रेज टू माइनस टी ओवर टाउ, ये आ जाएगा आई नॉट ओवर टाउ ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर टाउ। अब आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी ओवर टाउ की वैल्यू हम इक्वेशन 4 से ही कैलकुलेट करके यहाँ पे रखेंगे। ये आएगा आई माइनस आई नॉट ओवर टाउ। इक्वेशन 4 से इससे ये पता चलता है कि डी आई ओवर डी टी प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर टाउ। यानी अगर टाइम कांस्टेंट का मान कम है तो डी आई ओवर डी टी ज़्यादा होगा, अगर टाइम कांस्टेंट टॉ का मान ज़्यादा है तो डी आई ओवर डी टी का मान कम होगा।
तो इससे क्या मतलब निकला कि सपोज हमने दो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एक ही एक्सिस पर कि जब टॉ का मान कम है और एक बार टॉ का मान ज़्यादा है। ये तो हो गया टॉ 1 के लिए और ये हो गया टॉ 2 के लिए। तो डी आई ओवर डी टी की वैल्यू टॉ 1 के लिए ज़्यादा है, इसका मतलब टॉ 1 कम होगा टॉ 2 से। इससे हमें पता चलता है अर्थात कालांक या टाइम कांस्टेंट का मान कम होने पर धारा या करंट तेजी से बढ़कर मैक्सिमम हो जाएगी। जितनी टॉ की वैल्यू कम होगी उतनी तेजी से ही करंट बढ़कर मैक्सिमम हो जाएगी। अगर इंडक्टेंस नहीं होता तो करंट जीरो से लेकर आई नॉट तक तुरंत बढ़ जाती, यानी इसका जो कर्व आना चाहिए था एक वर्टिकल लाइन आनी चाहिए थी अलोंग दी वाई एक्सिस, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आनी चाहिए थी जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ कि इस तरीके से आनी चाहिए थी अगर इंडक्टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन इंडक्टेंस के कारण करंट को जीरो से मैक्सिमम होने तक कुछ टाइम लगता है और इस दौरान ये ट्रांजिएंट करंट या क्षणिक धारा कहलाती है। तो टॉ के मान पर इस प्रकार से निर्भरता होती है करंट की। अब मतलब क्या है टॉ का? एल आर सर्किट में टॉ इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये इसकी वैल्यू होती है। यदि टॉ इज इक्वल टू स्मॉल टी, या हम ये कहें कि समय अगर कालांक के बराबर हो, टाइम जो है वो कालांक के बराबर हो, तो समीकरण 4 से आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टाउ ओवर टाउ, यानी ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 1 दैट इज 1 बाई ई, और ई की वैल्यू होती है 2.718। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आई इज इक्वल टू 0.632 आई नॉट, यानी वह समय जिसमें धारा शून्य से बढ़कर अपने अधिकतम मान का
63.2% हो जाती है कालांक या टाइम कांस्टेंट कहलाता है। The time in which current increases from 0 to 63.2% of its maximum value is called time constant। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है और यहाँ पर हम निकालेंगे 0.632 टाइम्स ऑफ आई नॉट, 0.632 टाइम्स ऑफ आई नॉट, उससे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को ये जहाँ पर कट करेगा वहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वो कहलाएगा टाइम कांस्टेंट टाउ। ये कहलाएगा टाइम कांस्टेंट टाउ। दूसरे ग्राफ की बात करें, यहाँ पर 0.632 आई नॉट और यहाँ पर टाउ 1 एंड टाउ 2। हम देखते हैं टाउ 1 की वैल्यू टाउ 2 से कम है, जिसके लिए धारा का मान तेजी से बढ़ रहा है उसके लिए टाइम कांस्टेंट कम होता है, जिसके लिए धारा का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है उसके लिए टाइम कांस्टेंट का मान ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये हुआ एलआर परिपथ में या प्रेरक में धारा की वृद्धि। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि धारा की वृद्धि के समय जो भी सेल वर्क करता है वो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इंडक्टेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के रूप में। हम ये कह सकते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is stored in the form of magnetic field energy in inductor। तो जो सेल वर्क कर रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिट वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा और एनर्जी डेंसिटी होती है ये एनर्जी डेंसिटी पहले पढ़ा है कि एनर्जी डेंसिटी इंडक्टेंस के अंदर U इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर।